नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा के बाद राज्यसभा में आपको बताते चले कि वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो गया है। बिल के दोनों सदनों में पारित होने पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में निश्चित तौर पर वक्फ संशोधन विधेयक मुस्लिम समाज के वंचित वर्गों, विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस ऐतिहासिक विधेयक के लिए समस्त प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक आभार और अभिनंदन। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष IYC 2025 के अवसर पर हल्द्वानी नगर निगम परिसर में एम्पावरिंग वीमेन थ्रू कॉर्पोरेटिव कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित रहा। इस अवसर पर उत्तराखंड के सहकारिता, स्वास्थ्य, चिकित्सक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में हिस्सा लिया। डॉक्टर रावत ने अपने संबोधन में कहा कि पूरे प्रदेश में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए 1100 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 10 सहकारी मेले, सभी बैंकों में 2-3 विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में ये साल सहकारिता वर्ष के रूप में बनाने का निर्णय जो है भारत सरकार ने भी लिया है और पूरे विश्व ने भी लिया है। और इसकी लॉन्चिंग अभी देश के प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में की है और हमने देहरादून में की है। आज हम नैनीताल जिले में इसकी लॉन्चिंग की है और पूरे नैनीताल जिले में हर सोसाइटी में 3-3 कार्यक्रम के आयोजित किए जाएंगे। नैनीताल जिले में एक सहकारिता मेला लगाया जाएगा। हम लोग जो महिला समूह अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। गदरपुर के खंड विकास सभागार में गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के नेतृत्व में अग्निशमन से संबंधित जन जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर बोलते हुए किसान नेता मनजीत सिंह बिट्टा ने कहा कि गदरपुर विधायक का प्रयास है कि किसानों की फसलों का नुकसान नहीं हो, वनों की आग से बचाया जाए और इसके लिए विभागीय कर्मचारियों, अधिकारियों की बैठक भी आयोजित की गई है और साथ ही गदरपुर विधायक अरविंद पांडे का धन्यवाद करता हूं। किसान अपनी फसल को बहुत ही परिश्रम के पश्चात बोता है और जब फसल घर पे आने को होती है तो पकी फसल में कहीं ना कहीं राह चलते हुए कोई सिगरेट पीने वाला, कोई बीड़ी पीने वाला या ऐसे ही घर में हम कभी कोई कूड़ा करकट जलाते हैं, इससे एक भी चिंगारी अगर जो पकी हुई गेहूं की फसल में चली जाती है तो सैकड़ों किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो एक जन जागरूकता अभियान मैंने यहाँ के तहसीलदार को, एसडीएम को, बीडीओ को, इनको मैंने निर्देशित किया कि सभी जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हों, चाहे स्वयं सहायता समूह वाले महिलाएं हों, चाहे आगे ब्लॉक से जुड़े हुए सेक्रेटरी हो गए, पंचायत सेक्रेटरी हो गए, पटवारी हो गए। जी बिल्कुल, बहुत ही सराहनीय कदम है क्योंकि इस समय किसान ने अपनी जमा पूंजी जो खर्च करके फसल को पाला पोसा है और इस समय गेहूं की फसल बिल्कुल पककर तैयार है। और किसान भाइयों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार माननीय विधायक जी अरविंद पांडे जी चिंता कर रहे हैं किसानों की और सभी जो इस समस्या से जूझने के लिए यहाँ पे पर्याप्त साधनों की आवश्यकता है, वो प्रशासन ने चौसला क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित एक फोम फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया है। ये कार्रवाई जो है वो एसडीएम परितोष वर्मा और साथ ही मुखानी थाना प्रभारी विजय मेहता के नेतृत्व में की गई, जिसमें प्रशासनिक टीम भी मौजूद रही है। एसडीएम परितोष वर्मा ने बताया कि इस फैक्ट्री संचालकों द्वारा आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी और जांच में कई अनियमितता भी पाई गई। इसके अलावा फैक्ट्री का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर स्थित था। एक फैक्ट्री को लेके शिकायत की गई थी और कल ये भी शिकायत की गई कि अवैध रूप से संचालित हो रही है।
तो आज विभिन्न विभागों के साथ उसका संयुक्त निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि फैक्ट्री में कई अनुमतियां नहीं है और कुछ अनियमितताएं भी पाई गई, जिसको दृष्टिगत रखते हुए उस फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। साथ ही एक दूसरी फैक्ट्री होने के संबंध में भी शिकायत की गई थी। जनपद देहरादून के पुलिस कप्तान अजय सिंह ने ऋषिकेश कोतवाली का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने कोतवाली की तमाम व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा। मुख्य रूप से उनका फोकस पुलिस कर्मचारियों की बैरक, महिला डेस्क और अभिलेखों और कर्मचारियों की बुनियादी सुविधाओं पर केंद्रित रहा। इसके अलावा उन्होंने शस्त्रों के रखरखाव पर भी मुख्य रूप से ध्यान दिया। पुलिस कप्तान ने निरीक्षण के दौरान देखी व्यवस्थाओं को संतोषजनक बताया। हालांकि उन्होंने कुछ कमियां होने की बात भी कही, जिन्हें पूरा करने के लिए कोतवाल को 15 दिन का समय दिया गया है। जो प्राथमिक चीजें रहती है कि जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं जो थाने पर होनी चाहिए, खासकर हमारा जो मालखाना हो, ऑफिस हो, विवेचना रूम हो और साथ ही साथ जो कर्मचारियों के लिए बैरक या मेस की व्यवस्था हो, तो सभी चीजें निरीक्षण के बाद संतोषजनक पाई गई। कुछ चीजें मेस को देखते हुए और उसको अपग्रेड करने की जरूरत है। साथ ही साथ बैरक में भी जो हमारे कर्मचारी रहते हैं, इनको भी थोड़ी और सुविधाओं की जरूरत है, जिसको बताया गया प्रभारी को कि इसको भी ठीक करा ले। बाकी रिकॉर्ड्स वगैरह ठीक पाए गए। और दूसरा, कर्मचारियों का सम्मेलन करके भी जो इनकी समस्याएं रहती हैं छोटी मोटी, या किसी को स्थानांतरण को लेकर, किसी को स्वास्थ्य को लेकर या ड्यूटी से संबंधित हो, उस पर भी चर्चा की गई। साथ ही साथ आगामी जो 4 धाम की यात्रा है, चूंकि यहाँ के जो स्टाफ है काफी एक्सपीरियंस है, बहुत सालों से यहाँ पर हैं, ट्रैफिक वाले हों चाहे हमारे स्टाफ है। चारधाम यात्रा के दौरान ट्रैफिक सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए आपको बताते चलें कि रायवाला, ऋषिकेश और डोईवाला क्षेत्र को 2 सुपर जोन, 1 जोन और 13 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। सुपर जोन की जिम्मेदारी जो है वो सीओ रैंक के अधिकारियों पर रहेगी और साथ ही जबकि जोन की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी संभालेंगे। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर को सेक्टर प्रभारी की जिम्मेदारी मिलेगी। देखिए, पुलिस के स्तर से जो तैयारियां होती है उसमें हमारा जो फोर्स का इस बार जो डिप्लॉयमेंट है वो करीब 5 दिन पहले, यात्रा शुरू होने से पहले आ जाए यहाँ पर। और 13 जो हमारे जो सेक्टर्स बनाए गए हैं, जिसमें कि ज्यादा बड़ा एरिया ना हो, जिससे हमारे प्रभारी कोशिश की गई है कि इसमें इंस्पेक्टर रैंक के हम अपने ऑफिस, कार्यालय, अन्य जगहों से दें, इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर रैंक के प्रभारी रहे उसमें। एक मोबाइल का पार्टी जो 2 व्हीलर की बात कही गई कि जिससे अटेंड हो जाते हैं तुरंत ऐसी भीड़ को, वो 13 गाड़ियों की डिमांड है, वो यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि 13 सेक्टर्स में वो यूज भी रहे। बाकी कर्मचारियों के लिए जो भी आवश्यकता है, साइन बोर्ड्स कहाँ लगने हैं, डाइवर्जन बोर्ड्स कहाँ लगने हैं। अतिक्रमण भी एक समस्या है कि बहुत सारे यात्री आते हैं और अतिक्रमण के कारण भी यातायात जाम होता है, तो उसको भी देखते हुए अतिक्रमण अभियान को धीरे धीरे प्रारंभ करना, व्यापारियों को कॉन्फिडेंस में लेकर उनको कितनी बड़ी यात्रा है उसमें सहयोग करें। अल्मोड़ा पुलिस और एसओजी टीम ने लोधिया बैरियर पर एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 13.10 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी कीमत करीब 3,93,000 आकी गई है और आरोपी स्मैक हल्द्वानी से लाकर आगे भी सप्लाई करने वाला था। चेकिंग के दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। एसएसपी अल्मोड़ा के निर्देशन में नशे के विरुद्ध अल्मोड़ा पुलिस का अभियान लगातार जारी है और इसी क्रम में हमारी अल्मोड़ा पुलिस की टीम कल लोधिया बैरियर के पास चेकिंग कर रही थी, तो इसी दौरान हमको एक अभियुक्त इसमें पकड़ा गया। स्मैक के साथ 13.10 ग्राम स्मैक है और इसकी कॉस्ट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 3,93,000 रुपए है और इसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो गिरफ्तार अभियुक्त है उसका नाम रेहान है, बनभूलपुरा हल्द्वानी का रहने वाला है और इसमें अभी हम लोग इसकी जो चेन है, इसकी जो पूरी तस्करी की कहां से ला रहा था और किसको दे रहा था, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन के बाद में और कई भी चीजें इसमें मिलने की चांसेज है। अल्मोड़ा पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। तो हरिद्वार में उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर युवा ऑल स्टार चैंपियनशिप 2025 के समापन अवसर पर
समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। तो सीधा आपको लिए चलते हैं हरिद्वार। मेरे साथ उत्तराखंड सरकार ने अभी को बहुत ही दायित्व प्राप्त हुआ है। एसएससी होमगार्ड जरूरी और सभी मंचा से हमारे जिलाधिकारी, हमारे पुलिस साहब और सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे खेल संघों के सभी प्रतिनिधिगण, सभी आए हुए अतिथिगण और सभी हमारे बड़ी संख्या में उपस्थित यहाँ पर युवा खिलाड़ी भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सभी का, खेल प्रेमियों का इस अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले देश के कोने कोने से पधारे हमारे सभी ऊर्जावान खिलाड़ियों के बीच आकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। मैं अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से सभी को रोमांचित करने वाले साथ ही प्रतियोगिता में विजय होकर मेडल प्राप्त करने वाले सभी खिलाड़ियों को मैं उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आशा करता हूं कि जिन टीमों के खिलाड़ी जीत से कुछ कदम दूर रह गए हैं, वो इसे अपनी खेल क्षमताओं में सुधार लाने के रूप में देखेंगे। भाइयों बहनों, कबड्डी हमारे देश का एक प्राचीन खेल होने के साथ साथ अपने आप में एक विशिष्ट खेल है। इस खेल में सफलता के लिए जहां एक और खिलाड़ी की फुर्ती, ताकत और गति महत्वपूर्ण होती है, और खिलाड़ियों में धैर्य और टीम स्पिरिट भी बहुत आवश्यक होती है। ये देश का दुर्भाग्य रहा कि लंबे समय तक कबड्डी को सम्मान नहीं मिल पाया था, जिसके वो हकदार है, परंतु पिछले एक दशक में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कबड्डी ने न केवल भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान बनाई है। 2014 से प्रारंभ हुई प्रो कबड्डी लीग जैसी प्रतियोगिता के आयोजन से न केवल खिलाड़ियों को एक बड़ा मंच मिला है, अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का अवसर मिला है, बल्कि कबड्डी को टेलीविजन पर भी काफी लोकप्रियता मिली है। इसी प्रकार युवा स्टार चैंपियनशिप भी कबड्डी की प्रतियोगिता को एक नया आयाम प्रदान कर रही है। अनेक खिलाड़ियों को एक उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए, उनकी प्रतिभाओं के प्रदर्शन के लिए यहाँ पर अवसर प्रदान कर रही है। मुझे बताया गया है कि इस बार इस चैंपियनशिप का 100 से अधिक देशों में लाइव प्रसारण किया गया। इसके साथ ही इस चैंपियनशिप में उत्तराखंड के लिए अलग से 10 दिवसीय लीग आयोजित कर हमारे स्थानीय खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा का दिखाने का अवसर दिया गया, जिसके लिए मैं उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज हमारा राज्य देश में देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी एक अलग अपनी पहचान बना रहा है। अभी संपन्न हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में जिस प्रकार से हमारे खिलाड़ियों ने 100 से ज्यादा पदक मेडल जीतकर 7वें स्थान पर, 24वें स्थान से 7वें स्थान पर अपनी पहुंच बनाई है, निश्चित रूप से मैं सभी खिलाड़ियों को भी मैं बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड में 517 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक स्टेडियम बनाने के साथ साथ ही लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल उपकरण लाकर उत्तराखंड में विश्व स्तरीय स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। आज ये विश्व स्तरीय स्टेडियम और खेल सुविधाएं प्रदेश के खिलाड़ियों की ट्रेनिंग का एक बहुत मजबूत आधार बन गए हैं। इसके साथ ही हमारे विश्व स्तरीय स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़ी बड़ी खेल प्रतियोगिता के आयोजक अब उत्तराखंड की ओर खींचे चले आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताएं जो पहले अन्य राज्यों में होती थी, वो आज उत्तराखंड में आयोजित की जा रही है, जिसका एक उदाहरण
ये युवा चैंपियनशिप भी हमारे सामने है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए हमारी सरकार राज्य में शीघ्र ही स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 8 शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी, जिनमें प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट और 1000 अन्य एथलीट उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इन अकादमियों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों के साथ साथ स्पोर्ट्स साइंस एक्सपर्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, कंडीशनिंग कोच, डाइट स्पेशलिस्ट और साइंटिस्ट भी तैनात किए जाएंगे। इसके साथ ही हमारी सरकार हल्द्वानी में उत्तराखंड का प्रथम खेल विश्वविद्यालय एवं लोहाघाट में एक महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। मुझे ये बताते हुए गर्व होता है कि इस बार जिस प्रकार से हमारे खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय खेलों में इतिहास रचने का काम किया है, जिसमें 2 पदक कबड्डी के खिलाड़ियों ने भी जीते हैं। आज के इस अवसर पर मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहूंगा कि ये तो केवल हमारी शुरुआत भर है। आने वाले समय में उत्तराखंड के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मेडल लाकर संपूर्ण उत्तराखंड के साथ साथ भारत को भी गौरवान्वित करेंगे। इसी विश्वास के साथ इस आयोजन में सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, आयोजकों और मैं खेल प्रेमियों को हृदय से बधाई देता हूं और इस हॉल के अंदर मुझे कई बार आने का अवसर मिला है। इस इंडोर हॉल को भविष्य में, क्योंकि गर्मी आ रही है, अभी गर्मी शुरू भी नहीं हुई है लेकिन गर्मी बढ़ रही है, इसलिए इसे एसी हॉल बनाया जाएगा जिससे खिलाड़ियों और दर्शकों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। आप सबको एक बार फिर से मैं बधाई देते हुए, अभी चैत्र नवरात्र भी हमारे चल रहे हैं, मैं उसकी भी बहुत बधाई देता हूं। हमारा वर्ष प्रतिवर्ष 9 वर्ष भी प्रारंभ हुआ है, उसकी भी मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, अष्टमी और महानवमी की भी बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पेयजल और जलागम की बैठक ली और इस दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि आगामी 30 साल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य में जलापूर्ति के लिए कार्य योजना बनाई जाए। इसके साथ ही वर्षा जल संरक्षण और भू जल स्तर को बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जल स्रोतों, नदियों और जल धाराओं के पुनर्जीवीकरण के लिए भी जन सहयोग लिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत लगे कनेक्शन से लोगों की नियमित जलापूर्ति हो और इसके लिए पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के साथ ही नए जल स्रोत भी चिन्हित किए जाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से यंग उत्तराखंड के सदस्यों ने भेंट की है। मुख्यमंत्री ने गुलाबी शरारा गीत की सफलता पर पूरी टीम को बधाई दी और उन्हें प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कलाकारों ने प्रतिभा और कड़ी मेहनत से हमारे लोक संस्कृति को बढ़ाने का कार्य किया है। गुलाबी शरारा गीत के 300 मिलियन से अधिक व्यूज ने यह सिद्ध कर दिया है कि राज्य के युवा प्रतिभा सम्मान है और साथ ही अपने गीत और संगीत के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति धरोहर को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आगामी 6 अप्रैल को बीजेपी अपना स्थापना दिवस मनाएगी और इस मौके पर जिले भर में
कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि स्थापना दिवस के कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर बीजेपी जिला प्रभारी और NRHM के उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट अल्मोड़ा पहुंचे हैं और जिलाध्यक्ष महेश नायल की अध्यक्षता में पार्टी कार्यालय में उन्होंने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की है। सुरेश भट्ट ने कहा कि स्थापना दिवस पर पार्टी बूथ से जिला स्तर तक कार्यक्रम आयोजित करेंगे और घर घर ध्वजारोहण किया जाएगा। हर कार्यकर्ता को जिम्मेदारी मिलना, नई नई प्रकार की जिम्मेदारी देने से कार्यकर्ता का विकास, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति का अंग है। आज अल्मोड़ा में भारतीय जनता पार्टी की बैठक संपन्न होने जा रही है। विशेष रूप से हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और जिसमें नरेंद्र मोदी जी जैसे दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय और शक्तिशाली नेता जिसके नेता हैं, और ऐसी पार्टी का 6 अप्रैल को स्थापना दिवस होता है। लोकसभा में करीब 13 घंटे के बाद में लंबी चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। राज्यसभा में भी बिल पास हो चुका है और विपक्षी दलों ने बिल का विरोध कर काफी हंगामा काटा। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता RP रतूड़ी ने कहा कि बीजेपी वोटों के लिए कार्य नहीं करती है, वह सिर्फ जनहित के मुद्दे उठाती है। देखिए, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, उनकी दाल रोटी का काम है कि वो अच्छे कामों पर भी प्रश्न चिन्ह करें। भारतीय जनता पार्टी केवल वोटों के लिए काम नहीं करती, वो जनहित के कामों को उठाती है। और आप ये देखेंगे कि वक्फ बोर्ड का जो विधेयक आया है, ये मुसलमान जो छोटे तबके का था, गरीब तबके का था, निचले तबके का था, उसके लिए ये बड़े लाभदायक होगा। उत्तराखंड क्रांति दल ने जेल में बंद अपने 2 नेताओं की रिहाई के लिए प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है। कोटद्वार में उत्तराखंड क्रांति दल ने गुरुवार को तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन प्रेषित किया है और यदि 7 अप्रैल से पहले यूकेडी के नेताओं को जेल में रिहा नहीं किया गया तो यूकेडी 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास पर घेराव करेगी। चेतावनी दी जा रही है सरकार को कि अगर 7 तारीख तक रिहा नहीं किया तो 8 तारीख को मुख्यमंत्री आवास घेराव होगा। साथ में हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि हमारे अब यहाँ के जो इंडस्ट्रीज वाले हैं, ग्रोथ सेंटर सिकड्डी में जो हमारे यहाँ पे श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं, उनको भी चेतावनी दी जा रही है कि अगर उन्होंने इस तरीके से कोई शोषण किया तो कोटद्वार सांगठनिक इकाई को बाध्य होकर उनके खिलाफ भी आवाज उठानी पड़ेगी। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।